हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके डॉन न्यूज़पेपर के कंप्लीट एनालिसिस की आज 171 क्लास के अंदर। एंड टुडे डेट इज 27 मार्च 2026। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। हमने बेसिकली इस सीरीज को सीएसएस और पीएमएस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ओपिनियन आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं या हमारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन भी करते हैं और एनालिसिस भी करते हैं। डियर एस्पिरेंट, जो हमारे डॉन न्यूज़पेपर का एनालिसिस है फॉर द होल ईयर रहेगा 2026। जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं वो अपने सीएसएस 2027 के लिए, और जितने भी हमारे पीएमएस एस्पिरेंट्स हैं, चाहे सिंध के हैं, केपीके के हैं, बलूचिस्तान के हैं, पंजाब के हैं, तो वो भी अपने इन न्यू डेवलपमेंट्स को, इन न्यू अपडेट्स को कवर कर सकते हैं। लेकिन एक काम आपने करना है, वो नोट्स मेकिंग लाजमी करनी है। डियर एस्पिरेंट्स, हमारा पर्पस एक ही है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप करना है, जो हमारे मेन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैटर करती है। फॉर एग्जांपल, आपकी राइटिंग स्किल है, ओपिनियन, नॉलेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, यहां तक कि आपका खाना पीना, सोना, लिखना सब मैटर करता है। लेकिन उसके अंदर जो आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल एबिलिटी है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे मेन एग्जाम के लिए। क्योंकि हमने जब भी वहां पर क्वेश्चन का आंसर देना है ना, तो हमारा जो एनालिसिस है वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ होना चाहिए, वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ना इमोशनल होना चाहिए, बल्कि क्या होना, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है और यही चीज यहां पर आपको इंटरव्यू में लेकर जाती। अब इंटरव्यू में क्या होता है, कहा जाता है कि नॉलेज चेक नहीं होगा, नॉलेज आपका चेक हो चुका है, यही कहा जाता है, कॉन्फिडेंस चेक हो रहा। लेकिन आप देखें, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है यार, आप नॉलेज नहीं है तो आप ओपिनियन कैसे देंगे? वहां पर चाहिए कॉन्वर्सेशन, डिबेट, सामने सामने, वो आपको सुनना चाहते हैं, आप बोलें कुछ ना कुछ। जब आपको नॉलेज ही नहीं होगा, जब आपकी जो एनालिटिकल अप्रोच या एनालिटिकल एबिलिटी नहीं होगी, तो आप कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे बैलेंस अप्रोच के साथ? इंटरव्यू लेने वाला उसी वक्त पकड़ लेगा, भाई आप क्या बात कर रहे हो, वन साइडेड हुए अगर इमोशनल हुए, दोनों सेंस में वो पकड़ लेगा। तो एनालिटिकल अप्रोच अगर देखा जाए ना, हमारे एग्जाम से निकलकर हमारी पर्सनल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, लेकिन उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हमारे एसए के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है, चाहे हमारा सीएसएस का हो, चाहे हमारा पीएमएस का हो। मैं यहां पर डेली बेसिस के ऊपर ना एक बात जरूर रिपीट कर रहा हूं, और वो ये है कि अगर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग फास्ट नहीं है, अगर आपको आइडियाज जल्द पिक नहीं हो रहे, तो बहुत सारी स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी ऐसी है, और वो ये है कि आप डेली बेसिस के ऊपर फिलॉसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डीकोड करने की कोशिश करें, डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करें। इससे हो गया क्या, क्या आप अपने ब्रेन के ऊपर जब वजन डालेंगे ना और आइडियाज को पिक करने की कोशिश करेंगे, मल्टीफेरियस एंगल से उसको टच देने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा, स्टार्ट में तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वो भी तो बात है ना। तो होगा क्या कि डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला इशू है या आइडियाज जल्दी पिक नहीं हो रहे, तो वो यहां पर जल्दी पिक होना शुरू हो जाएंगे, और उसका फायदा क्या होगा, जो आपकी राइटिंग स्पीड जो स्लो है वो भी यहां पर बूस्टअप हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो लिखना है ना, वो बेसिकली हमारे ब्रेन के साथ रिलेटेड है। जितना फास्ट हमारा ब्रेन काम करेगा, हमारे हाथ की स्पीड ऑटोमेटिकली यहां पर बढ़ती चली जाएगी। चाहे आप ऐसे के पेपर के अंदर फिलॉसफिकल और लिटरेरी स्टेटमेंट को डिकोड या अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, इट डजंट मैटर, लेकिन अब फॉर द सेक ऑफ योर ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज पिक करने के लिए तो करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस करते हैं हम अपनी लिटरेरी स्टेटमेंट को। देखें यहां पर जॉन कैंडी क्या कहते हैं कि कॉन्फर्मिटी इज द जेलर ऑफ फ्रीडम एंड द एनिमी ऑफ ग्रोथ। सिंपल वर्ड्स में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, जब आप दूसरों की बातें मानना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके जो सोचने समझने की आजादी है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि आप उनकी बातों में कैद होकर रह जाते हैं। और इससे फायदा किसको होता है?
आपके दुश्मनों को होता है। तो मैं जितने भी एस्पिरेंट्स है ना, एक ही बात बताऊंगा कि ये आपकी जंग है और ये आपको ही लड़नी पड़ेगी। और ये सिविल सर्विस का एग्जाम जो है ना, एस्पिरेंट्स के लिए जंग से कम नहीं है यार, जिसके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। हर चीज अपनी दांव के ऊपर लगाकर बैठा हुआ, खाना पीना सोना A to Z। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम दे रहा है आज के दौर में। तो वो दूसरों की बातों में मत आए, अपने आप को एक्सप्लोर करें, रिसर्च करें, अपने अंदर जो है ना मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करें, अपने अंदर वीकनेसेस ढूंढने की कोशिश करें एग्जाम को लेकर कि मैं कहां पर फॉल कर रहा हूं, मुझे चीजें यहां पर क्लियर करनी चाहिए। दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी मत क्रिएट करें। तो अब चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। देखिए आज हमारे पास ओपिनियन आर्टिकल्स भी हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स भी हैं और न्यूज आर्टिकल्स भी हैं डेली बेसिस की तरह। सबसे पहले जो हमारे पास आज ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है, अ न्यू डॉन इन द गल्फ रीशेपिंग मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स ग्रीन नेटो। इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले हमने यहां पर प्रीवियस लेक्चर्स में अगर देखें तो इस्लामिक नेटो की भी में बात की थी, जब टर्की ने यहां पर सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट हुआ था ज्वाइन करने की या अलग से बनाने की एक बात भी की गई, ठीक है। उसको बेसिकली बोला गया था उस वक्त के इस्लामिक नेटो यहां पर बनती हुई नजर आ रही। तो यहां पर फिर और मामला बढ़े, इजराइल की तरफ से जो हमें हेक्सागोन यहां पर अलायंस भी देखने को मिला, किसके अगेंस्ट बेसिकली जितने भी है वो कह लें कि सुन्नी एक्सेस के अगेंस्ट देखने को मिला। खैर वो एक अलग बात चलेगी, लेकिन यह है कि यहां पर जो है अब ग्रीन नेटो की बात की जा रही है, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। देखें ये जो हम बात कर रहे थे ना आपकी डिपेंडेंसी की, है ना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आपकी आजादी भी कंप्रोमाइज हो जाती। अब गल्फ स्टेट्स के साथ क्या हुआ यहां पर ये देखें, जहां पर यूएसए ने पूरी एक कह लें कि जिम्मेदारी ली हुई थी कि मैंने आपको प्रोटेक्ट करना है, आपकी सिक्योरिटी को मैंने प्रोटेक्ट करना है। लेकिन सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई ना जब यूएसए इजराइल और ईरान की यहां पर वॉर होती है। तो ईरान ने यहां पर क्या किया, जो है यूएसए मिलिट्री बेसिस को टारगेट बनाया उसने डिफेंसेस के लिए। उसको पता था कहीं ना कहीं से गल्फ स्टेट्स के जो मिलिट्री बेसिस है वहां से अटैक्स ना आ जाए, तो उसने कर दिया यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ कि जो गल्फ स्टेट्स को लगा कि अब जो है हमारी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो चुकी है, और यही काम यूरोप के साथ हुआ। और यूरोप जब यहां पर ग्रीनलैंड का मैटर हुआ, यहां पर जब यूएसए की फॉरेन पॉलिसी को सामने रखा गया, तो यूरोपियन कंट्रीज ने कहा कि भाई अब जो है हम जो है आपके साथ नहीं चल सकते, हमें अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। केयर स्टारमर ने भी यही कहा, मारियो द्रैगी की भी यही स्टेटमेंट है। तो देखे यहां पर जो है ना, जब आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी करते हैं ना, तो आपकी आजादी यहां पर कंप्रोमाइज हो जाती है। तो खुद को जो है ना अपने रास्ते खुद बनाने चाहिए खुद के लिए, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो बात की जा रही है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट, इनको यहां पर डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इनकी यहां पर अभी रिसेंटली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की सऊदी अरेबिया के अंदर जो मीटिंग होती है उसको भी थोड़ा ऐड करेंगे यहां पर। सेकंड हमारे पास रहेगा डिजिटलाइज्ड वॉर शिफ्ट टूवर्ड्स डिजिटलाइज्ड वॉरफेयर। इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन से हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, मेंटल वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर बात की हमने, असिमेट्रिकल वॉर की बात की यूएसए, इजराइल और ईरान को लेकर। लेकिन अब डिजिटलाइज्ड वॉर की बात करेंगे, इससे हटकर भी करेंगे थोड़ा सा। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो दरमियान में वॉर हुई, फर्स्ट हिस्ट्री में देखा जाए एआई वॉरफेयर देखने को मिली। तो ये जो है ना डिजिटलाइज्ड वॉर हमें देखने को मिल रही है। देखें यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर क्या किया जा रहा है, चले वहां तो फिजिकल वॉर लगी हुई ही है, लेकिन यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर क्या हो रहा है, यहां पर एक और जंग चल रही है। उसके बाद देखें वीडियो गेम्स आ चुकी हैं आपकी, वीडियो गेम्स के अंदर क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, मारामारी चल रही है वहां पर भी। तो यहां पर टोटली ना डिजिटलाइज्ड वॉर देखने को मिल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहां पर ओपिनियन रहने वाली। नेक्स्ट हमारे पास है वॉर ऑन लेबनान, एडिटोरियल आर्टिकल है हमारे पास। तो द गजा मॉडल मस्ट नॉट बी रेप्लिकेटेड। अब देखें यहां पर ये एंटोनियो गुटेरेस, उसने यहां पर जो है वो ये स्टेटमेंट दी है। अब इतने दिन से हम ईरान की बात कर रहे हैं, यहां पर लेबनान जो उसके साथ स्टैंड कर रहा है उसकी तो बात ही नहीं की जा रही।
ठीक है, तो आज जो डिस्कशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 4th नंबर पर पाकिस्तान लीड डिप्लोमेसी रेजेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डी एस्केलेशन टू नेशन डिप्लोमेसी ब्रिजिंग द यूएसए ईरान डिवाइड। यहां पर जो है वो कह ले के टर्की और यहां पर इजिप्ट ये भी है, और यहां पर जो 15 पॉइंट्स दिए गए उनमें से भी कुछ चीजें यहां पर हम डिस्कस करेंगे जो यहां पर देखने को मिली। और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, वही फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, वॉर को लेकर पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजीज है, डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है उसको भी देखेंगे। सारी चीजें जो है आप ये समझ लें कि प्रीवियस लेक्चर में भी ऑलमोस्ट हमने डिस्कस किया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ी बहुत कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, न्यू चीजें हैं, तो वो भी हम एनालिसिस कर लेंगे। वो में हमारे एग्जाम पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। 5th नंबर पर है पाकिस्तान से स्टांस रिजप्शन ऑफ ऑपरेशन गजबुल अल हक। आपको पता है कि अभी ईद उल फितर से पहले जो है यहाँ पर गजबुल अल हक को जो है वो पॉज दिया गया, वक्फा लिया गया, अब दोबारा जो उसको रिज्यूम किया जा रहा है, तो इसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पाकिस्तान क्या चाहता है, इस चीज को भी देखेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास है साउथ अफ्रीका एक्यूजेस यूएसए ऑफ प्रेशरिंग फ्रांस टू नेक्स्ट G7 इनवाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा इसका बता दूं बैकग्राउंड, फिर हम आगे नेक्स्ट इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बेसिकली यूएसए को मसला क्यों है साउथ अफ्रीका से, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। G20 समिट होती है यहां पर साउथ अफ्रीका के अंदर 2025 के अंदर, तो यहां पर यूएसए बाइकआउट करता है, यूएसए यहां पर नहीं आता। तो प्रेसिडेंसी कौन कर रहा था यहां पर साउथ अफ्रीका के समिट की? मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आप कौन सा कमेंट में बताने वाले, और कहीं आप बताएं और कहीं हमें ना पता चल जाए, है ना। तो कभी कभी हमारी इंफॉर्मेशन में भी ऐड कर दिया करें, कुछ ना कुछ जो है ना कमेंट कर दिया करें। तो यहां पर जो है प्रेसिडेंट किसने की है, यहां पर साउथ अफ्रीका और ब्राजील ने की। अब जो है समिट होगी यहां पर यूएसए के अंदर, लेकिन इनके अंदर जो मेन इश्यू है ना वो क्या चल रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट में हमारे पास वोकैब रहेगी, और वोकैब मैं पहले भी बता रहा हूं कि जितना अपना बैंक बैलेंस बना रहे हैं इसी तरह वोकैब बैंक बनाएं, ताकि आपके मेन एग्जाम के अंदर जो आपको राइटिंग स्किल का मसला है, जो आपके आइडियाज का मसला है। अब आइडियाज की क्यों बात कर रहा हूं, जब आपके पास अच्छी वोकैब नहीं होगी तो आइडियाज कैसे कन्वे होंगे, बोल्ड करके स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, अच्छा एक्सप्रेशन कैसे लेकर आएंगे, रेपुटेशन वाला जो मामला है वो कैसे सॉल्व करेंगे। तो वोकैब का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप टॉपिक के रिलेटेड जॉर्गन्स, वर्ड्स और टर्मिनोलॉजीज को यूज कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास जो ओपिनियन आर्टिकल रहने वाली है इसको अंडरस्टैंड करते हैं, और इसके अंदर जो ऑलमोस्ट हमारे पास पॉइंट्स रहने वाले हैं 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स को देखेंगे यहां पर। ठीक है, अब देखें एक बात तो यहां पर समझ ले कि जिस तरह गल्फ स्टेट्स को जो है अभी सामना करना पड़ा ईरान की तरफ से स्ट्राइक्स का, ठीक है, लेकिन अब जो है ईरान की तरफ से भी, तो हमने पहले भी बात की कि जिस तरह उसने यूएसए मिलिट्री बेसिस को यहां पर जो है वो निशाना बनाया, जो उसने कहा कि ये हो सकता था तो यहां से जो है वो अटैक जो है वो होते, लेकिन यहां पर गल्फ स्टेट से कहा कि हम अपनी टेरिटरी को जो है ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और भी बहुत सारी डिस्कशंस है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा मुद्दा मेन ये रहेगा, रीशेपिंग मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स। 19 मार्च को यहां पर जो है रियाद के अंदर मीटिंग होती है यहां पर, और सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की और इजिप्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इमर्जिंग ग्रीन नेटो की बात की जा रही है, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड, डिटोरिएटिंग यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला, एंड थर्ड हमारे पास सऊदी अरेबिया असल्टिव स्टांस क्या है, और लास्ट हमारे पास रहेगा पाकिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक एंकर, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि ग्रीन नेटो, उसके बाद यहां पर मामला देखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया एक्सप्लोर्ड forming a green NATO to establish self-reliant security architecture and reduce external dependency। आगे ना वही बात कॉन्फर्मिटी वाली, कॉन्फर्मिटी इज द जेलर ऑफ फ्रीडम एंड द एनिमी ऑफ ग्रोथ, कि डिपेंडेंसी आपको ले डूबेगी, आपकी आजादी खत्म हो जाएगी। तो यही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है। डिपेंडेंसी डाली ना, सारी डिपेंडेंसी गल्फ स्टेट्स ने किसके, भाई यूएसए ने कहा सिक्योरिटी का जुम्मा मेरा है तो मैं लूंगा, लेकिन हुआ क्या, लिया गया नहीं लिया गया, और यहां पर जो है वो सिक्योरिटी तो फिर देखने को नहीं मिली, जो अम्ब्रेला छतरे की तरह काम कर रही थी। तो फिर यहां पर इन्होंने स्टांस लिया कि भाई अब मैं खुद जो है अपने काम कर रहे, जिस तरह यूरोप ने कहा कि अब हम अपने पांव पर खुद खड़े होंगे,
इसी तरह इन्होंने कहा भी अब हम भी देखते हैं भाई उल्टा जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना लॉस हुआ, इतना ग्लोबल ऑयल सप्लाई के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, ठीक है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी चीजें। डिटोरिएटिंग यूएसए यहाँ पर अम्ब्रेले की तरह जो काम कर रहा था छतरी, तो अब वो यहाँ पर जो है ना वो देखने को नहीं मिली। लिमिटेशंस ऑफ द लॉन्ग स्टैंड अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी, लिविंग गल्फ स्टेट्स फीलिंग वल्नरेबल डिस्पाइट यहाँ पर सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन वेस्टर्न डिफेंस सिस्टम। उसके बाद है सऊदी अरेबिया's assertive stance, Riyadh is pursuing assertive nation's sovereignty and evidenced by its refusal to allow its territory for strikes against Iran and its proactive search for new and reliable partners that share cultural values। तो अब पता है कि यहाँ पर जो यूएसए के ऊपर डिपेंडेंसी की, उसके डिफेंस सिस्टम के अंदर भी काफी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, लेकिन सिक्योरिटी उसको नहीं मिली। यहां तक कि सऊदी अरेबिया ने यह भी कहा कि भाई हम ईरान के अगेंस्ट अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यूएई की तरफ से भी कहा गया, गल्फ स्टेट्स की तरफ से कहा गया। अब ये चीज भी है, लेकिन फिर भी जो है अब वो चाहते हैं कि रिलायबल पार्टनर्स हों, उनके साथ जो है वो कॉमन कल्चर भी यहां पर शेयर करें, तो ये चीज है। उसके बाद हमारे पास है यहां पर पाकिस्तान एज ए स्ट्रेटेजिक एंकर की बात करेंगे तो रिसेंट स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैकेट, ये तो ऑलरेडी हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान में हमें डिफेंस पैकेट देखने को मिला, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है। ईरान को भी बोला भाई आप काम डाउन हो जाओ, उसके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो, हमारा मामला भी देखो सामने। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। टुवर्ड्स रीजनल सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे कि कलेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम होना चाहिए, और ये बात यूरोप ने जिस तरह की, मैंने पहले भी कहा कि ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने अपनी जो है कलेक्टिव डिफेंसिव सिस्टम होना चाहिए भाई। जिस तरह जो है यहाँ पर यूरोप ने बात की कि अब हम अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इसी तरह जितने भी इस्लामिक स्टेट्स है भाई उन्होंने डिसाइड किया कि देखिए हम जितनी भी डिपेंडेंसी हमने रखी तो हमें क्या फायदा हुआ, है ना, तो सिक्योरिटी तो मिली नहीं, यहाँ पर अटैक्स तो फिर, हालांकि उसी कह ले कि अगर यूएसए की मिलिट्री बेसिस ना होती तो वहां पर स्ट्राइक्स भी ना होती, अटैक्स भी ना किए जाते, तो ये चीज भी बेसिकली यहाँ पर कही गई। अब बात करेंगे यहाँ पर सारा जो है ना चीज जो हमने अभी डिस्कस की, ग्रीन नेटो को लेकर डिस्कशन हो रही है, बेसिकली एक बनाई नहीं जा रही, मीन्स ये है कि एक कलेक्टिव जो है वो अप्रोच होनी चाहिए ताकि सिक्योरिटी जितना भी चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस उसको कम किया जा सके, डिपेंडेंसी को यहाँ पर कम करना चाहते हैं। तो अब क्या है, डिजिटलाइज्ड वॉर की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट्स रहने वाले हैं ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स हैं, 1 बाय 1 जो इसको डिस्कस करेंगे। देखिए डिजिटलाइज्ड अगर वॉर की बात की जाए ना तो इसके अंदर देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजें तो हमें फर्स्ट देखने को मिलती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर देखने को मिली, तो अब जो लॉज बनाए गए थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 वो भी यहां पर वायलेट होते हुए नजर आए। उसके बाद यहां पर जो यूएनओ का चार्टर है वो क्या कहता है, उसको भी बार बार वायलेट किया गया इजराइल की तरफ से, तो लॉज किधर गए आपके, वही बात है ना, आपका ओल्ड रूल बेस्ड ऑर्डर जो है यहां पर एंड हो चुका है या एंड किया जा चुका है। अब देखें यहां पर डिजिटलाइज वॉर में क्या हुआ कि जो मखसूस किस्म की यहां पर टेक्नोलॉजी को भी यूज किया गया, सोशल मीडिया का भी यहां पर यूज हो रहा है। अब कहीं ना कहीं पे गैर इरादी तौर पर, मैं बात कर रहा हूं गैर इरादी तौर पर, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। वो इस तरह होता है कि वहां पर भी मिस इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, प्रोपेगेंडास यहां पर क्रिएट हो रहे होते हैं। एक तो फिजिकल वॉर लगी हुई है, दूसरा सोशल मीडिया के ऊपर भी आपको वॉर देखने को मिलेगी, ये चीज भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो यहां पर पॉइंट रहने वाला है, देखें एक चीज तो है कि एआई, ड्रोन्स एंड इंफॉर्मेशन मैनिपुलेशन तो देखने को मिल ही रही है। अब यहां पर डिस्कस करते हैं एआई पावर्ड कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहले आप देखें कि एंथ्रोपिक क्लाउड्स एंड प्लांटर्स मैवन जैसे जो है यहां पर टूल्स को यूज किया गया, जिसको इंटीग्रेटेड किया गया मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर। अब क्लाउड जैसे आपके चैट बोट्स को भी यूज किया गया यहां पर, तो आप ये अंदाजा लगाए कि किस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया गया। अब यहां पर एक और एग्जांपल ले ले, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जब वॉर हुई, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉरफेयर होती है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में, जहां पर ड्रोन्स ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान की तरफ से देखें, मिलिटेंट्स ग्रुप्स के पास देखें, आपको यहां पर ड्रोन्स देखने को मिलेंगे, वो भी जदीद किस्म के। तो अब वॉर जो है ना एक और जो है ना शिफ्ट, वॉर के अंदर एक और शिफ्ट देखने को मिल रहा है, डिजिटलाइज्ड वॉर, है ना, ये चीज है। तो ये टारगेटिंग बॉम्बेज टू ड्रोन सर्विलियंस एंड रिजल्टिंग इन डिवास्टेटिंग इंपैक्ट्स ऑन सिविलियन पॉपुलेशंस।
और आपको पता है कि आप एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से ईरान की भी एक सिविलाइजेशन देखने को मिल रही है, जिस तरह यहाँ पर उसको डैमेज किया गया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल देखने को मिल रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, साइकोलॉजिकल वॉर, मेंटल वॉर, एसिमेट्रिकल वॉर, सारी चीजें पढ़ ली। लेकिन आप यहां पर देखें सोशल मीडिया जो है बिकम्स अ बैटल ग्राउंड, है ना, फॉर प्रोपेगेंडा एंड एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम एक जो मैनिपुलेशन देखने को मिल रहा है, ये चेक करें। एल्गोरिदम जो है यहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैनिपुलेशन देखने को मिल रही है। तो क्या करें, शेपिंग पब्लिक परसेप्शन ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज एंड पैलेस्टाइन जेनोसाइड, एम्पलीफाइंग मिस इंफॉर्मेशन। अब आप देखें, एक तरफ तो यहां पर फिजिकल तो वॉर चल ही रही है, यूएसए, इजराइल और ईरान के दरमियान में वॉर तो चल ही रही, लेकिन उस दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी वॉर देखने को मिली, दूसरा यहां पर पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि टीवी चैनल्स के ऊपर एक जो है अलग से डिबेट चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फिजिकल से ज्यादा टीवी के ऊपर हमें वॉर देखने को मिली। दूसरा यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर देखें, यहां पर मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फॉल्स प्रोपेगेंडास यहां पर क्रिएट किया जा रहा है। एक आप समझ लें कि नैरेटिव बिल्ड नहीं किया जाता जिस तरह नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। तो आप देखें, वॉर तो फिजिकल चल ही रही है, लेकिन अब वॉर यहां पर डिजिटलाइज्ड हो चुकी है। सोशल मीडिया के ऊपर आप देखेंगे कि पूरा बैटल ग्राउंड बन चुका है। उसके बाद आप यहां पर देखें, टीवी को ऊपर देखें, किस तरह आपको देखने को मिलेगा। तो ये टोटली देखा जाए तो हमें यहां पर एक डिजिटलाइज्ड वॉर देखने को मिलती है। तो अब जेनोसाइड पैलेस्टाइन के अंदर क्या हुआ, पूरा जेनोसाइड जिस तरह देखने को मिली इजराइल की तरफ से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि यहां पर फिर प्रोपेगेंडास यहां पर क्रिएट किए जाते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन यहां पर फिर फैलाई जाती है। तो ये चीज भी है। दूसरा बात यहां पर अगर देखा जाए वर्चुअल रियलिटी की अगर बात की जाए, अब वर्चुअल रियलिटी में देखा जाए तो ये पॉइंट हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वर्चुअल रियलिटी आप देखें, ड्रोन वॉरफेयर वीडियो गेम्स, कितनी ही ऐसी गेम्स हैं जहां पर जो है वो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह यहां पर मारा मारी, आप ये कह लें कि गेम्स जितने भी हैं बच्चे खेल रहे हैं, उनकी मेंटालिटी किस तरह जो है शेप की जा रही है। मारा मारी चल रही है, मारा जा रहा है गेम्स के अंदर एक दूसरे को। तो इससे क्या हो रहा है, वॉर वही जो यहां पर बचपन से लेकर जो चीजें यहां पर डेवलप हो रही हैं, आप चेक करें कि एक नैरेटिव बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का माइंड सेट यहां पर बनाया जा रहा है, डिजिटलाइज्ड वॉर ही देखने को मिल रही है ना ये सारी। तो उसके बाद ग्लोबल इंप्लीकेशंस की अगर बात करें यहां पर, तो यहां पर दारफोर, यमन, पाकिस्तान पेरिफेरीज, ठीक है, डिमांडिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्फ्रंट एंड अंडरस्टैंड द फॉग ऑफ डिजिटलाइज्ड वॉर। जो यहां पर डिजिटलाइज्ड वॉर की जो धुंध है उसको यहां पर समझना भी पड़ेगा और उसको यहां पर कर्टेल भी करना पड़ेगा, और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह हमें सोशल मीडियाज के ऊपर, टीवी चैनल्स के ऊपर, इस तरह वीडियोस के अंदर जो है वो वॉर देखने को मिलेगी। बाकी तो फिजिकल तो चल ही रहा है, लेकिन यहां पर भी वॉर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं यहां पर वॉर ऑन लेबनान, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ईरान के साथ आज कोई अगर स्टैंड कर रहा है तो वो है लेबनान। जब से यहां पर 28 फेब से इजराइल और ईरान और कह ले कि यूएसए के दरमियान में वॉर स्टार्ट हुई है, तो यहां पर देख ले कि 2 मार्च से जो है लेबनान ने भी जो है अटैक करना शुरू कर दिया और इजराइल ने भी उधर से करना शुरू कर दिया। यहां पर जो है ना इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे। यहां पर जो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल है यहां पर एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने क्या कहा है, और उसके बाद यहां पर जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो, उन्होंने क्या कहा है इसको भी देखेंगे। और यहां पर जो टेरिटोरियल एम्बिशन है इजराइल की तरफ से उसको भी देखेंगे। देखें यहां पर जो वॉर ऑन लेबनान है, द गजा मॉडल मस्ट नॉट बी रेप्लिकेटेड, इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। फोकसेस ऑन गल्फ एंड इजराइल्स ब्रूचल वॉर ऑन लेबनान, इस चीज को भी यहां पर देखना। देखें एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात की जाए, यहां पर वो स्टेटमेंट इसलिए मैं रीड नहीं कर रहा ताकि आपको पूरी चीजें मैं बताता जाऊंगा। देखें अब यहां पर क्या हो रहा है कि एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर जो इनके दरमियान में तजाद बढ़ता है। बात करता है यहां पर 2000 की, 2000 से पहले भी अगर देखा जाए जो प्रो ईरानियन ग्रुप कहा जाता है यहां पर हिजबुल्लाह को, उससे पहले भी जो है इजराइल यहां पर जो है अटैक करता रहा लेबनान के ऊपर, जिस तरह गजा के अंदर, पैलेस्टाइन के अंदर हमें देखने को मिला, ठीक है, जॉर्डन के अंदर देखने को मिला। तो यहां पर भी अटैक करता रहा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो
जो नवंबर 2024 है उसके बाद से अगर देखा जाए ट्रूस वगैरह जितने भी एग्रीमेंट्स है तो यहाँ पर इजरायलियों की तरफ से जो वॉयलेशन देखने को मिली। बात कर रहे थे 2000 की, तो 2000 के अंदर क्या किया था कि हिजबुल्लाह जो प्रो ईरानियन ग्रुप्स है उन्होंने यहाँ पर इजरायलियों को निकाला था बाहर। तो एक चीज तो ये है, तो इनके दरमियान में अब जो है यहाँ पर वॉर जो है वो कह लें कि छिड़ चुकी है, और यहाँ तक के जो है वो कह लें कि जो टेरिटोरियल एम्बिशन है उसको भी यहाँ पर देखते हैं कि वो कहाँ तक की बात कर रहे हैं कि हम इतना जो है यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं या कैप्चर करना चाहते हैं। तो उसके बाद है इंटरनेशनल वार्नेस की बात की जाए, यूएनओ के सेक्रेटरी जो जनरल है यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस क्या कहते हैं, स्पेनिश पेड्रो क्या कहते हैं, दोनों ने कहा है कि ये जो लेबनान के अंदर हो रहा है ये इसी तरह ही हो रहा है जिस तरह यहाँ पर गजा के अंदर हो रहा था। गजा के अंदर जिस तरह किया जा रहा था इसी तरह जो है यहाँ पर जो है वो कह के लेबनान के अंदर भी किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर नेक्स्ट जो है टेरिटोरियल एम्बिशन। अब टेरिटोरियल एम्बिशन में क्या था भाई, टेरिटोरियल एम्बिशन ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना इजरायली, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कॉल्ड फॉर न्यू बॉर्डर एक्सटेंडेड टू द लिटानी रिवर। जो लिटानी रिवर बेसिकली अगर यहाँ पर देखा जाए ना तो एक तरफ इजराइल है और यहाँ से बाउंड्री थे 30 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलता है लिटानी रिवर अंदर जाकर। तो यहाँ तक बोला जा रहा है कि ये कंट्रोल करेगा बेसिकली यहाँ पर। तो उसके बाद है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आपके सामने, यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 1000 लेबनीज जो है वो मारे जा चुके हैं, जिस तरह हमें पैलेस्टीनियन देखने को मिले थे 75,000 प्लस। और इसी तरह जो है यहाँ पर लेबनान के अंदर भी हो रही, जहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस और यहाँ पर जो पेड्रो की तरफ से जो है वो कह ले के सेम नमूना करार दिया जा रहा है गजा की तरह लेबनान को, ठीक है। तो यहाँ पर मिलियंस 1 मिलियन जो है यहाँ पर कह ले के जो है लोग डिस्प्लेस भी हो चुके हैं, यहाँ पर दरबदर भी हो चुके हैं। अब रिस्क ऑफ कंसेशन और रीजनल स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, देखें बेरूट जो हमें यहाँ पर लेबनान का कैपिटल देखने को मिलता है, तो हुकूमत ने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर जो डायरेक्ट इजराइल के साथ टॉक्स करना चाहते हैं। देखें अगर टॉक्स करते हैं तो प्रेशर में आकर, लेकिन यहाँ पर फिर जो है इजरायली इससे फायदा उठा सकते हैं। जो बात यहाँ पर की जा रही है ना टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, तो ये यहाँ पर काफी रिस्की हो सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए रीजनल इंस्टेबिलिटी तो ऑलरेडी देखने को मिल रही है। इजरायली का अगर देखा जाए तो बैकअप पे कौन खड़ा है, आपका यूएसए खड़ा पूरा। तो अगर देखा जाए मिडिल ईस्ट के अंदर सारी वॉर देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरफ यहाँ पर पैलेस्टाइन के लिए जो बोपी बनाया गया, बोर्ड ऑफ पीस बनाया गया पीस लाने के लिए, और दूसरी तरफ जो हमें यहाँ पर वॉर भी साथ साथ देखने को मिलती है। तो पूरा अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर हमें इंस्टेबिलिटी ही देखने को मिल रही है, और ये अगर यहाँ पर प्रेशर में आकर अगर ये करते हैं तो ये इनके लिए रिस्क हो सकता है, ये बेसिकली कहा जा रहा है। और उधर से न्यू बॉर्डर की भी तो बात की जा रही है, लिटानी रिवर तक जो हमें चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान लीड डिप्लोमेसी। देखें पाकिस्तान जब से यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई तो पाकिस्तान के हमें यहाँ पर बैलेंसिंग एक्ट भी देखने को मिला, पाकिस्तान की स्ट्रेटजीज डिप्लोमेटिक अप्रोच देखने को मिली, उसके बाद डी एस्केलेशन के ऊपर फोकस। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का एजेंडा ही मेन यही है कि एक तो यहाँ पर रीजनल लेवल पर सिक्योरिटी एंड पीस होनी चाहिए, तो पाकिस्तान उसी के लिए कोशिश कर रहा है। अब देखें एक तरफ यहाँ पर चाइना भी नजर आता है, गल्फ स्टेट्स भी नजर आते हैं, ईरान भी नजर आता है, और उसके बाद यहाँ पर यूएसए भी नजर आता है, जिसके साथ यहाँ पर रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इसके साथ इजिप्ट और टर्की, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पर डी एस्केलेशन होनी चाहिए। साथ साथ डिमांड्स की भी बात करते जाएंगे। देखें अब जो है ना टर्की जो है आपको कह लें कि या पाकिस्तान भी, तो शटल डिप्लोमेसी देखने को मिल रही है। दोनों का यहाँ पर जो है ना वो कह लें के दरमियान सुलह करवाने की बात की जा रही है, बार बार ट्रैवल भी देखने को मिल रहा है, सारी चीजें देखने को मिल रही, ठीक है। तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि जो 2 नेशन डिप्लोमेसी है वो क्या कर सकती है, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें पाकिस्तान 2 नेशन डिप्लोमेसी ब्रिजिंग द यूएसए ईरान डिवाइड, इस चीज को देखते हैं कि कहां तक पहुंचती है बात। लेकिन यह है कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान अकेला नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ देखने को मिल रहा है यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद यहाँ पर ईरान। इनके दरमियान में जो अगर मामला को सॉर्ट आउट करवाने के लिए जो है वो टर्की और यहाँ पर इजिप्ट भी इसके अंदर आते हैं, ठीक है। दोनों कंट्रीज इसके साथ है जो मामला को सॉर्ट आउट करवा रहे हैं, तो की फैसिलिटेटर का रोल प्ले करेंगे। उसके बाद ये हो सकता है कि वेन्यू इस्लामाबाद भी हो सकता है और यहाँ पर इजिप्ट के अंदर भी ये हो सकता है, तो ये चीज़ है। उसके बाद है यहाँ पर सेकंड सस्टेन्ड चैनल की बात की जाए तो यहाँ पर जो सीडीएफ है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो भी यहाँ पर कांटेक्ट में है। उसके बाद यहाँ पर जो फॉरेन मिनिस्टर है यहाँ पर जो ईरान के राक्षी, उनके साथ भी, और उसके बाद अगर देखा जाए यूएसए के साथ भी, तो अभी इनके दरमियान में कम्युनिकेशन चल रही है और जो है डी एस्केलेशन की बात की जा रही है।
अब यहाँ पर तेहरान ट्रस्ट की बात की जाए तो कंपैरेटिवली बैलेंस्ड एंड मोर रिलायबल पार्टनर्स विद मुनीर्स रिपोर्ट विद प्रेसिडेंट ट्रंप सीन एज ए पोटेंशियल एसेट फॉर डायलॉग। एंड उसके बाद यूएसए प्रपोजल और ईरान स्टांस की बात करें तो 15 पॉइंट्स की यहाँ पर बात करें, नो डाउट यहाँ पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है ना अपना पोटेंशियली रोल प्ले कर रहा है कि यहाँ पर मामला जो है सॉर्ट आउट हो जाए, डी एस्केलेशन हो जाए, डिप्लोमेटिक जो है कोई सोल्यूशन इसका निकल आए। तो अब यहाँ पर जो 15 पॉइंट्स दिए गए इसको देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले तो देखें यूएसए की तरफ से कहा एक तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, जो यूरेनियम एनरिचमेंट उसके ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पर जो जितने भी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको भी यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो है ना सारी अगर देखा मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस, अब ये यहाँ से डिमांड। लेकिन तेहरान की तरफ से यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हम इस चीज को यहाँ पर जो है वो नहीं मानने वाले। उसकी वजह क्या है यहाँ पर कि रिसेंटली जो है ना डिस्कस किया था हमने आर्टिकल 1, तो उसने कहा था अगर ये चीज एक्सेप्ट करते हो तो इनकी अपने आप में ही एक मौत के बराबर ही समझा जाता है। कि हालांकि देखा जाए तो बहुत सारी जो है वो कह ले के सैंक्शन रिलीफ की भी बात की जा रही है और ईरान की तरफ से भी काफी कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। और ये बात जिनेवा यहाँ पर जब टॉक्स चल रही थी, राउंड चल रहे थे, तो उस वक्त भी जो है ईरान रेडी था कि बहुत सारी चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। लेकिन अब जो है यहाँ पर जो है वो तेहरान की तरफ से जो बेसिकली बहुत सारे पॉइंट्स है जो नहीं माने जा रहे, लेकिन पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट ये तीनों अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं कि जो है डी एस्केलेशन भी हो जाए और यहाँ पर क्या हो पूरा निगोशिएशंस भी इनके दरमियान में हो जाए। ठीक है, मामला इन शॉर्ट तो देखा जाए तो यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो अब इंटरनल ईरानियन डायनामिक्स आपको पता ही है। यहाँ पर अली लारजानी जो सबसे पहले यहाँ पर डिसीजन मेकर देखने को मिलते थे, तो कहीं ना कहीं पे बात कोई जो है ना वो समझ आ रही था। अब जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर जो न्यू आए वो थोड़ा सा स्टिक भी देखने को मिल रहा है। देखते हैं कि इनका क्या होता है। अभी नेक्स्ट जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट्स होती है फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। देन अब है हमारे पास पाकिस्तान रेज्यूम अफगानिस्तान, यहाँ पर जो हमें ऑफेंसिव देखने को मिला। देखे ऑपरेशन गजबुल हक क्यों स्टार्ट किया गया पाकिस्तान की तरफ से, आपको पता ही है कि पाकिस्तान 2025 के अंदर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रिलेशंस की तरफ जो है काफी यहाँ पर जोर भी दिया, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को भी अपनाया, यहाँ पर इकोनॉमिक प्रेशर भी बिल्ड किया गया, कोरेसिव पॉलिसी भी, ताकि यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट किसी ना किसी बात के ऊपर आ जाए और मामला यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 3 to 4 टाइम जो है जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी यहाँ पर अफगानिस्तान के अंदर विजिट किया। लेकिन वो विजिट किया, पाकिस्तान तो फुली फोकस था, कैरेट पॉलिसी देखने को मिली। कैरेट का मतलब है डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस, ताकि मामला सॉर्ट आउट किया जा सके। पाकिस्तान की एक ही डिमांड है कि भाई जो अफगान तालिबान जो दोहा पीस प्रोसेस हमें देखने को मिला, जो दो साइन किया गया, तो उसको भी वायलेट किया जा रहा है कि जो यहाँ पर मिलिटेंट्स ग्रुप्स है तालिबान, अफगान तालिबान गवर्नमेंट को उनके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए आफ्टर कह लें कि 2021 के बाद जब से यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट आई है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इसकी वजह से पाकिस्तान एक बार फिर जो है टेररिज्म की जो है वो कह लें कि एक इश्यू के अंदर जो वो ट्रैप हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा इश्यू है इंटरनली। अगर सबसे बड़ा अगर इश्यू देखने को मिल रहा है तो वो है टेररिज्म, जिसकी वजह से यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो है बार बार डिमांड की गई कि भाई आप जो है मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनके ऊपर कंट्रोल करें। यहाँ पर जो है वो कह लें टर्की ने भी मेडिएटर रोल प्ले किया, इस्तांबुल के अंदर टॉक्स हुई, उसके बाद कतर के अंदर भी यहाँ पर जो है वो कह लें टॉक्स हुई, कतर ने भी मेडिएटर रोल प्ले किया जब 48 आवर्स वार जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान में देखने को मिली। देखें पाकिस्तान का पर्पस किसी सिविलियन या अफगान तालिबान या जो सिविलियन है उनके साथ नहीं है। पर्पस किया है कि जो मिलिटेंट्स ग्रुप्स है उनको यहाँ पर एलिमिनेट किया जाए, पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ है। तो इसलिए ऑपरेशन गजबुल हक जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया। बलूचिस्तान के अंदर आपके सामने अटैक्स थे, इस्लामाबाद के सामने भी आप जो हुए वो भी आपके सामने। अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है कि गजबुल हक जो ऑपरेशन यहाँ पर स्टार्ट किया गया, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जितनी देर तक यहाँ पर जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको एलिमिनेट ना कर दिया जाए या अफगान तालिबान गवर्नमेंट उनको कंट्रोल नहीं करती तब तक। तो ऑपरेशन जो हमें देखने को मिला वो 26 फेब को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। फिर यहाँ पर जो है वो कह लें कि रमज़ान भी आ गया। फिर यहाँ पर जो है वो कह लें कि रमज़ान तो चल ही रहा था, लेकिन ये है कि फिर जो यहाँ पर 18 मार्च को क्या है यहाँ पर हुआ कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ताउल तारस उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि अभी जो है ना वो पॉज दिया जा रहा है, यहाँ पर वक्फा होगा। और अब क्या है कि दोबारा जो है यहाँ पर ऑपरेशन को रिज्यूम किया गया और ये मिडनाइट बिटवीन मार्च 2023 टू 24 हमें देखने को मिल रहा है। तो जब तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो जाते इसको जो है यहाँ पर जो है रोका नहीं जाएगा। तो ये एक टेम्परेरी हमें पॉज देखने को मिला था।
उसके बाद यहाँ पर और कंडीशंस फॉर सस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पर जितनी देर तक जो है अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर कंट्रोल नहीं करती तो उतनी देर तक जो मामला सॉर्ट आउट नहीं। अब टेम्परेरी पॉज दिया गया यहाँ पर, कंडीशंस फॉर सेशन वही सेशंस अगर बात की जाए यहाँ पर तो वही है कि पाकिस्तान की तरफ से एक ही डिमांड है कि यार टेररिस्ट ग्रुप्स हैं या मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर जो है आप कंट्रोल करें, ठीक है, ताकि क्रॉस बाउंड्री जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को चैलेंज है उसको रोका जा सके। डिप्लोमेटिक अपील्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे क्लर्क्स ने पाकिस्तान की तरफ से भी अफगानिस्तान की तरफ से भी अभी फर्दर कहा है कि यहाँ पर ईद उल अज़हा तक जो इसको पॉज दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर नो डाउट चाइना भी अपना रोल प्ले करा है, चाइना भी यहाँ पर हमें शटल डिप्लोमेसी उधर से भी देखने को मिली, जिस तरह उसने काबुल को भी यहाँ पर बार बार करा, इस्लामाबाद की तरफ भी, दोनों को जो है यहाँ पर डिप्लोमेटिक जो है निगोशिएशंस की तरफ आना चाहिए, रीजनल के अंदर सिक्योरिटी एंड पीस होना चाहिए। तो पाकिस्तान की तो फर्स्ट डिमांड यही है कि जो है यहाँ पर निगोशिएशंस के जरिए बात जो है वो हो जाए। तो टेररिज्म ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन चुकी है इस वक्त, तो ये चीज भी है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर साउथ अफ्रीका और यूएसए के दरमियान में। देखिए इनके दरमियान में अगर जो हमें इशू देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है उनको देखते हैं। देखिए फ्रैक्चर टाइड की बात की जाए ना तो इनके दरमियान में जो डिप्लोमेटिक स्टेंस है, साउथ अफ्रीका ने क्या किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो कह लें कि जेनोसाइड केस जो है वो किसके अगेंस्ट किया, बेसिकली यहाँ पर जो इजराइल और ट्रंप के अगेंस्ट किया। तो उधर से ट्रंप की तरफ से जो व्हाइट अफ्रीकनर्स है उनके तरफ से, ट्रंप की तरफ से कहा गया कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर बेसिकली जो व्हाइट अफ्रीकन रह रहे हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? नस्ली इम्तियाजी या आप कह सकते हैं या डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली देखने को मिल रही है। तो ये भी ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब यहाँ पर जो G20 यहाँ पर जो समिट होती है नवंबर के अंदर यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर यूएसए इसको बाइकआउट करता है, वो नहीं आता। हालांकि एक और चीज भी है, यहाँ पर ब्रिक्स का जो मेंबर है साउथ अफ्रीका, आपको पता है, तो साउथ अफ्रीका रीजनलाइजेशन मल्टीलैटरल सिस्टम की यहाँ पर बात करता है। उसके बाद यहाँ पर डीडोलाइजेशन की भी इन लोगों ने बात की, यहाँ पर जो 5 कंट्रीज हमें देखने को मिले, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जो G20 हमें यहाँ पर देखने को मिली समिट जो साउथ अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर यूएसए ने बाइकआउट कर दिया, ट्रंप यहाँ पर जो है वो नहीं आए। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंसी थी वो यहाँ पर ब्राजील और हमें यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो अंदर देखने को मिलते, इन्होंने बेसिकली प्रेसिडेंसी की थी G20 की। तो अब जो G7 यहाँ पर जो है समिट होने जा रही है बेसिकली फ्रांस के अंदर, तो अब फ्रांस के ऊपर यहाँ पर दबाव डाला जा रहा है यूएसए की तरफ से कि आप इसको जो है इनवाइट ना करें, इसकी इन्विटेशन को यहाँ पर जो है वो आप कैंसिल करें। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखें यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि साउथ अफ्रीकन रिस्पांस क्या रहा है। सिरिल रामाफोसा जो हमें प्रेसिडेंट देखने को मिल रहे हैं वो क्या करे, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड, वो कहते हैं एक तो हम यहाँ पर G7 के जो वो मेंबर नहीं है, चलो पहले वो बुलाते तो हम जाते थे, अब नहीं बुला रहे तो नहीं जाएंगे। ये चीज बेसिकली देखने को मिल रही है। हिस्टोरिकल फ्रिक्शन अगर देखा जाए, थोड़ा सा टच देंगे तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के ऊपर फिर यहाँ पर यूएसए की तरफ से जो है वो टैरिफ्स भी लगाए गए, 30% जो है यहाँ पर क्या किया गया, टैरिफ्स लगाए गए। तो अब साउथ अफ्रीका के साथ मेन इश्यू अगर ट्रंप जो बात करते हैं वो है व्हाइट अफ्रीकनर्स जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है उनके अगेंस्ट, उसको वो कि चाहते कि उसको खत्म करना चाहिए। तो एक चीज तो ये था। अब यहां पर जो अगर देखा जाए ना जो G7 समिट है, तो इसीलिए जो है यूएसए बार बार जो है वो दबाव डाल रहा है फ्रांस के ऊपर, तो वो इसको इनवाइट ना करे। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन जो है वो पर्सनली अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा को जो है यहाँ पर इन्वाइट कर चुके थे, तो फिर यहाँ पर दबाव भी डाला जा रहा है कि इसको बेसिकली ना इनवाइट किया जाए, ये चीज है। अब अनवेवरिंग डिप्लोमेसी का थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए अनवेवरिंग डिप्लोमेसी ये थी कि इनके जो फ्रांस और साउथ अफ्रीका के दरमियान में बायलैटरल रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं। अब ये यूरोप की तरफ से पहले भी यूएसए को यहाँ पर कहा जाता है कि भाई आप अपने जहां पर नेशनल इंटरेस्ट होते हैं आप आगे बढ़ जाते हो, हमारे नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है। ये भी जो अब जो है यूएसए जो आपका यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज बार बार कहते हैं ना हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हम अपने पांव पर खड़ा होना चाहते हैं, ये सारी चीजें वो इसीलिए है कि वो चाहते हैं कि जो जिस तरह यहाँ पर यूएसए ट्रंप की पॉलिसीज हैं उसको जो है वो बेसिकली कहते हैं कि ये यूनिलैटरल एक्शन है बेसिकली। तो इसीलिए जो है ना ये सारा मामला जो हमें देखने को मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वर्ड्स की। हमारे पास वोकैब काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास वोकैब रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड रहने वाला है दोस्तों, यहाँ पर वर्ड है हमारे पास मलिंग। मलिंग मीन्स क्या था, थिंकिंग डीपली और कंसीडरिंग केयरफुली, ठीक है।
क्या था, गौरव फिक्र करने को बोला जाता है, गहराई से सोचने को बोला जाता है, संजीदगी के साथ सोचने को बोला जाता है, ठीक है। सो सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, पॉन्डरिंग या कंटेम्पलेटिंग भी बोल सकते हैं आप, और एंटोनिम ऑपोजिट क्या बनेगा, इग्नोरिंग या निग्लेक्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, प्यूटेटिव। प्यूटेटिव मींस क्या था, जनरली अज्यूम्ड आर रेप्यूटेड टू बी, ठीक है। होता क्या है, फर्ज करने को बोला जाता है, सपोज करना, ठीक है। तो सिनोनिम क्या है, सपोज्ड या एलिज्ड। उल्टा क्या बनेगा, कंफर्म या प्रूवन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इजस। इजस मींस क्या था, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप बोला जाता है, सरप्रस्ती को बोला जाता है, तहफ्फुज को बोला जाता है। तो सिनोनिम क्या बनेगा यहाँ पर, प्रोटेक्शन और शील्ड। उल्टा क्या बनेगा, एक्सपोजर या वल्नरेबिलिटी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कन्वीन्ड। कन्वीन मींस क्या होता है, गैदर्ड असेंबल्ड फॉर मीटिंग। मीटिंग के लिए एक जगह पर क्या होना, इकट्ठे होना या मीटिंग के लिए बुलाया जाना। सिनोनिम क्या बनेगा, असेंबल्ड, जमा होना, समन्ड, बुलाया जाना। और उसके बाद बेसिकली ये मीटिंग्स की बात की जा रही है इजलास के लिए। तो उसके बाद हमारे पास डिस्पर्स्ड या डिसॉल्व्ड यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रहेगा एविसरेटेड मींस क्या होता है, डिस्ट्रॉयड या रिमूव्ड एसेंशियल पार्ट्स, जो मखसूस या लाजमी जो हिस्से तो उनको क्या किया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाने को बोला जाता है यहाँ पर, डिवास्टेटेड या गटेड। नेक्स्ट हमारे पास इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, स्ट्रेंथेंड या रीइंफोर्स्ड, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है यहाँ पर इंडोमिटेबल। इंडोमिटेबल पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, जिसका मतलब होता है इम्पॉसिबल टू डिफीट और सबड्यूड, नाकाबिले शिकस्त, जिसको हराया ना जा सके उसको बोला जाता है। इनविंसिबल बोल सकते हैं, अनकॉन्करेबल भी आप बोल सकते हैं, नाकाबिले शिकस्त जिसको ना हराया जा सके। उल्टा क्या बनेगा, वीक या सबमिसिव। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, डिफंक्ट। डिफंक्ट का मतलब क्या था, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शन, ठीक है। जो क्या था, खस्ता हाल हो जाना, लंबे अरसे तक काम करने के बाद में क्या था, जो वो कहने के खत्म होने की हालत की तरफ चले जाना, या खस्ता हाल हो जाना, बुरी हालत हो जाना, यहाँ पर पुराना हो जाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा, ऑब्सलीट या एक्सटिंक्ट आप बोल सकते हैं, या उल्टा क्या बनेगा, एक्टिव या फंक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है। नो लॉन्गर इज, अब ये वही बात है ना कि जो आपका बात की गई थी कि आपका जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो अब यहाँ पर क्या खत्म हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है, यहाँ पर खस्ता हाल चुका है या पुराना हो चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट मींस क्या होता है, स्टेट कंट्रोल्ड आर प्रोटेक्टेड बाय एन अदर। क्या होता है कि जो स्टेट होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, दूसरी तरफ से कोई और आकर जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है। जिस तरह यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इजरायली जो है यहाँ पर जो आकर जो वेस्ट बैंक के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिपेंडेंसी या कॉलोनी, उल्टा क्या बनेगा, सॉवरेन स्टेट या इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या गया, कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन मींस क्या था, लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर और कॉन्फ्लिक्ट, शदीद किस्म की आग भड़क उठना उसको बोला जाता है। ब्लेज या इन्फेर्नो, उल्टा क्या बनेगा, काम और पीस। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास न्यू रहेगा, पल्वराइज्ड। पल्वराइज्ड मींस क्या होता है, क्रश्ड इनटू फाइन पार्टिकल्स आर डिस्ट्रॉयड, ठीक है, टुकड़ों में बांध देना, कुचल देना या तबाह कर देना को बोला जाता है। क्रश्ड या शैटर्ड, उल्टा क्या बनेगा, बिल्ट या प्रिजर्व्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्स्टरनेशन। कॉन्स्टरनेशन मींस क्या है, फीलिंग्स ऑफ एंग्जाइटी या डिसमे, तो अलार्म या डिस्ट्रेस, मायूस कुन सूरत हाल को आप यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है, परेशान कुन सूरत हाल को भी बोल सकते हैं। तो उल्टा क्या बनेगा, कामनेस या कंपोजर। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहने वाला है, इंटेंजलमेंट। इंटेंजलमेंट मींस क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड इन्वॉल्वमेंट और सिचुएशन, ठीक है, पेचीदा सूरत हाल को बोल सकते हैं आप यहाँ पर, कॉम्प्लिकेशन या इन्वॉल्वमेंट। और उल्टा क्या बनेगा यहाँ पर हमारे पास, सिंप्लिसिटी या डिटैचमेंट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सेंटिनल। सेंटिनल मींस क्या था, गार्ड को बोला जाता है बेसिकली, और वॉचफुल प्रोटेक्टर, ठीक है, निगहबान आप बोल सकते हैं, या जो तहफ्फुज करने वाला होता है, यहाँ पर गार्ड या वॉचमैन आप बोल सकते हैं यहाँ पर। उल्टा निगलेक्टर या डेजर्टर आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, क्लासिक। क्लासिक आपका यहाँ पर सीएसएस के पेपर के अंदर हमारा आ चुका है, यहाँ पर प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखें तो, कम टूगेदर टू फॉर्म वन होल, ठीक है, यकजा करना, यूनाइट करना, एक जगह पर इकट्ठे करना, ठीक है, जमा करना, यूनाइट और मर्ज। और उल्टा क्या बनेगा, अपोजिट, सेपरेट या डिवाइड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, स्टिपुलेट। स्टिपुलेट मींस क्या था, स्पेसिफाई कंडीशंस क्लियरली, ठीक है, बिल्कुल जो वाजे तौर पर जो भी शराइत है वो जाहिर कर देना, स्पेसिफाई और क्या लेकर रिक्वायर। उल्टा क्या बनेगा, इग्नोर और वेव आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकुलर क्या है, नेसेंट, ऑलरेडी आप पढ़ रहे हैं, जस्ट बिगिनिंग टू आगाज, ठीक है, बिगिनिंग टू डेवलप, आगाज को बोला जाता है, इमर्जेंस या डेवलपिंग। उसके बाद मेच्योर, उल्टा बनेगा, और एस्टेब्लिश्ड इसका अपोजिट बनेगा, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स क्या होता है यहाँ पर, वायलेंट डिस्टर्बेंस
और आप अफरा तफरी के आलम को या इंतशार फैल जाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको बोला जाता है अपहेवल या टर्मोइल, तो उल्टा क्या बनेगा स्टेबिलिटी या काम को आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आई होप आपने लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।